राइद के ऑफिस जाने के बाद आयला सीधा कमरे में आ गई थी। राइद का रवैया, उसका लहजा, उसकी बातें, ये सब उसके जहन में चल रहा था। जिस तरह राइद ने अपने बाबा से बात की, आयला को उसका अंदाज बहुत बुरा लगा था। एक हफ्ते बाद जुजलान की शादी थी और राइद आज ही अपने हनीमून के लिए जाना चाहता था। आयला भी राइद के साथ अकेले में वक्त गुजारना चाहती थी, मगर घर में शादी होगी, 100 काम हो गए और राइद तो घर का बड़ा बेटा है। ऐसे में वो यहाँ नहीं होगा तो सबको कितना बुरा लगेगा। वो ये बात राइद को कहना चाहती थी मगर कह नहीं पाई। आखिर अपने सवालों से तंग आकर वो नूर की तलाश में निकल गई। एक वही थी जो उसे राइद के बुरे रवैये की वजह बता सकती थी। वो उन्हें ढूंढते हुए किचन में आई तो उसे मुलाजमा ने बताया कि वो लॉन में। जिसके बाद वो सीधा लॉन की तरफ चली आई। बड़ा सा लॉन, चारों तरफ हरी घास, अलग अलग तरह के फूल, जिनसे आती भीनी भीनी खुशबू माहौल को ताजगी बख्श रही थी। नूर बेगम चाय का कप हाथ में थामे किसी सोच में बैठी थी। जब वो उनके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठी, मामा, उन्हें गहरी सोच में डूबे देख उसने धीरे से पुकारा तो वो चौंक कर उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। तुम कब आई? वो चाय का आधा भरा कप टेबल पर रखती नरमी से पूछने लगी। जब आप किसी दूर ख्यालों में निकली थी, आयला ने शरारत से कहा तो वो मुस्कुरा दी। अरे नहीं, बस कल जुजलान का रिश्ता लेकर जाना है तो उसी बारे में सोच रही थी, उन्होंने नरमी से बताया। क्या मतलब? अभी रिश्ता हुआ ही नहीं? क्या मतलब अभी रिश्ता हुआ ही नहीं? वो ज़रा हैरान हुई। मतलब अभी रिश्ता हुआ भी नहीं था और शादी की तारीख खुद ही पहले से तय भी कर ली गई थी। ये बात आयला की समझ से बाहर थी। नहीं, कल जाएंगे, उन्होंने सुकून से बताया। बाबा तो कह रहे थे कि 1 हफ्ते में शादी है और आप कह रही हैं कि रिश्ता लेकर जाएंगे। जब अभी रिश्ता हुआ ही नहीं तो फिर हम खुद ही शादी की तारीख कैसे रख सकते हैं? हमारा मतलब, क्या पता लड़की वालों को इतनी जल्दी शादी पर कोई एतराज़ हो। उसने अपनी हैरत को सवाल के रूप में उनके सामने रखा। बेटा, ये जागीरदार लोग ना को हाँ में बआसानी बदलवा सकते हैं, वो अफसरदा लहजे में बोली, जो आयला ने भी महसूस किया। जैसे अब तुम मेरी ही मिसाल ले लो। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि धूमधाम से मेरी शादी हो, मगर नवाल के बाबा ने 2 दिन में शादी करवा ली। जिस दिन रिश्ता लाए उससे अगले दिन निकाह करके रुखसत करवा के ले गए और मेरी ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह गई। इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट सजाए वो धीरे से उसे बताने लगी। तो क्या बाबा ने आपसे पसंद की शादी की है? उसने फिर सवाल किया तो वो बगैर कुछ कहे बस इस बात में सर हिला गए। वो ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती थी इस बारे में। हमें आपसे एक बात पूछनी है, उसने अपनी बात का आगाज़ करने से पहले इजाज़त मांगी। बोलो बेटा, वो उसके चेहरे पर उलझन देख नरमी से बोली। मामा राइद ऐसे क्यों हैं? वो आपसे, अपने बहन भाइयों से, बाबा से ठीक से बात क्यों नहीं करते? वो राइद का नाम लेने में थोड़ा सा हिचकिचाई, मगर जल्दी अपनी बात उनके सामने पेश भी कर दी। उनकी खामोशी नोट करते उसने फिर से कहना शुरू किया। हमें यहाँ आए अभी दिन ही कितने हुए, मगर हमने फिर भी नोट किया है कि उनका रवैया आप लोगों के साथ लिया दिया सा है, बहुत रूखा सर्द सा रवैया है। हमें इसके पीछे की वजह समझ नहीं आ रही, मगर आप तो माँ हैं, आप तो जानती होंगी ना वो ऐसे क्यों हैं? उसने बहुत ही बेचैनी से पूछा तो वो धीरे से मुस्कुरा दी। बेटा, किसी के भी बुरे रवैये के पीछे की वजह या तो बदगुमानी होती है या माजी की तल्ख यादें। राइद के साथ भी बहुत सी तल्ख यादें जुड़ी हैं, मगर ये बेहतर है कि तुम मुझसे पूछो, वो खुद तुम्हें अपने माजी के बारे में बताए। टेबल पर रखा चाय का कप ठंडा हो चुका था, मगर नूर बेगम शायद बताते बताते खुद ही माजी में खो गई थी। हम उनसे कैसे पूछें? उन्हें कब किस बात पर गुस्सा आ जाए पता ही नहीं चलता। वो मासूमियत से ठोड़ी तले दोनों हाथों की मुठ्ठियां बनाए उस पर चेहरा रख गई। फिक्र नहीं करो बेटा, आहिस्ता आहिस्ता तुम उसे समझ जाओगी, वो प्यार से मुस्कुरा कर कहती उठ खड़ी हुई तो वो उनकी बात समझते इस बात में सर हिला गई। चाय का कप वहीं रखा रह गया और वो अपने अंदर बहुत से दर्द दबाती वहाँ से चली गई। सूरज अपनी पूरी शान से सर पर था। दोपहर का वक्त होने की वजह से गर्मी तेज़ हो रही थी, मगर पंचायत में बैठे लोगों को गर्मी की परवाह नहीं थी। वो तो बस एक मासूम सी जान की ज़िंदगी का फैसला करने में मसरूफ़ थे। एक तरफ जागीरदार तो राब खान अपने बेटे जुजलान खान के साथ वक़ार से बैठे थे और उनके पीछे उनके आदमी खड़े थे, जबकि सामने बराबर गांव के हरीफ हैदर शाह अपने बेटे अहमद शाह और पोते हसाम शाह के साथ मौजूद थे। हसाम को उन गांव के पंचायती फैसलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि जो वहां फैसले होते थे वो सरासर गलत होते थे, जिस वजह से उसे वहां जाना पसंद न था। मगर आज उसकी छुट्टी थी और उसे हवेली में देखकर उसके दादा यहाँ अपने साथ ले आए थे। हसाम अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और अपने दादा का लाडला पोता।
वो उनकी हवेली का पहला चश्मो चराग था जिससे हैदर शाह बहुत मोहब्बत करते थे। वो अपने बाकी पोते पोतियों से भी मोहब्बत करते, मगर हसाम का मकाम सबसे ऊंचा था उनमें। हैदर खान और तुराब खान के बीच में दुश्मनी बहुत पुरानी थी, जिसे हर कोई जानता था। दोनों गाँव से कोई भी आदमी यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता था, मगर आज कुछ ऐसा हुआ था कि ये पंचायत बिठाने की नौबत आ गई थी। हैदर शाह, तुम और तुम्हारा गांव बहुत अच्छी तरह से जानते हो हमारे बनाए गए असूलों को, मगर तुम्हारे गांव के लड़के ने हमारे गांव की लड़की से शादी करके हमारे असूलों की खिलाफ वर्जी की है, जिसकी सज़ा भी तुम्हें अच्छे से पता है। इसलिए बगैर हमारा टाइम ज़ाया किए उस लड़के की बहन की शादी अभी अभी उसके साले से होगी। तो राब खान रोब से बोले तो वो 17 साल की मासूम लड़की जिसकी ज़िंदगी का फैसला वो लोग करने जा रहे थे सहम कर रह गए। ये आप क्या कह रहे हैं? एक 17-18 साल की बच्ची की शादी आप 55 साल के आदमी से करवाना चाहते हैं? हसाम उस लड़की को रोते देख अपने सामने खड़े सफ़ेद दाढ़ी वाले आदमी को देखते गुस्से से फौरन खड़ा हुआ, जिसकी बीवी मर चुकी है, वो जो पहले ही 2 बच्चों का बाप था, उसके साथ उसकी बेटी की उम्र की लड़की को बांधने जा रहे थे। बैठ जाओ हसाम। हैदर शाह ने उसे सख्ती से बैठने के लिए कहा तो वो लब भींच कर जब्त करता बैठ गया। हसाम शाह, अपने शहरी असूलों को छोड़ के यहाँ के असूल सीख लो, क्योंकि यह हमारा गांव है और यहाँ असूल भी हमारे ही हैं और सज़ा भी हम ही देते हैं। जुज़लान खान मगरूराना अंदाज में गर्दन अकड़ा कर बोला तो तुराब खान के चेहरे पर गरूर भरी मुस्कुराहट आई। राइद हमेशा से ही गांव के मामलों से दूर रहा था, इसलिए तुराब खान ने जुज़लान खान को अपने साथ गांव के हर फैसले में ले जाना शुरू कर दिया था। वो अपने बाद वैसे तो राइद को इस गांव का सरदार बनाना चाहते थे, मगर राइद तो फिर राइद था, वो कहाँ अपने बाप के किसी भी काम में दिलचस्पी लेता था। इस वजह से वो अब जुज़लान खान को अपनी कुर्सी देना चाहते थे, जिस पर जुज़लान खान बहुत पुरजोश भी था। हमें तुम गांव वालों का फैसला मंजूर है। जुज़लान खान के खामोश होते ही हैदर शाह बोले तो वहाँ मौत का सा सन्नाटा छा गया। जुल्म कर चुका था, मजलूम रो रहा था, बाकी सब खड़े तमाशा देख रहे थे। यहाँ तक कि उस मासूम लड़की के घर वालों ने भी उसके हक में आवाज़ नहीं उठाई थी। दादा जान, ये गलत है। अगर कोई एक दूसरे को पसंद करके शादी करता है तो इसमें बुराई क्या है? हम क्यों अपनी लड़ाई को पूरे गांव के बीच में ला रहे हैं? इसमें इन लोगों का क्या कसूर है? इस लड़की का क्या कसूर है? उस लड़की की बेआवाज़ आंसू बहाते देखकर हसाम से रहा न गया तो वो बोल पड़ा था, क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं? तो राब खान हाथ का इशारा करते मौलवी को आगे आने का कहते मुस्कुराकर हसाम से बोले तो उनकी बात का मतलब समझकर वो जब्त से उठकर वहां से निकलता चला गया। इससे आगे मजीद उससे देखा नहीं जा सकता था। वो नहीं देख सकता था एक मासूम लड़की के साथ नाइंसाफ़ी होते हुए। वो उसके लिए कुछ करना चाहता था, मगर अपने बाप दादा के सामने बेबस था। वो जानता था वो जिस गाँव में मौजूद है वो जागीरदार का है, वहाँ ये सिर्फ उनकी हुकूमत चलती है। इन लोगों का पुलिस वाले भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए वो बेबस होकर वहाँ से चला गया। पीछे पंचायत में क्या हुआ वो जानता था, मगर वो इस बारे में अब ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहता था, इसलिए अपनी गाड़ी लेता सीधा शहर के लिए निकल गया। शाम के 6 बज रहे थे जब राइद हवेली में दाखिल हुआ। कोट कंधे पर लटकाए वो फ़ोन में मसरूफ़ अंदाज में दाखिल हुआ तो उसे आयला के साथ बातों की आवाज़ें सुनाई दी। उसने उसकी आवाज़ सुनते सर उठाकर देखा तो वो सामने नवाल के साथ बातें करती नजर आई। तो राब खान और जुज़लान डेरे पर थे, जिस वजह से आयला और नवाल हॉल में बैठी बातें कर रही थी, वरना अपने बाप भाई के होते हुए नवाल ज़्यादातर अपने कमरे में ही वक्त गुजारती थी। नवाल उन लोगों के सामने नहीं जाना चाहती थी। उसको देखकर उसके बाप के चेहरे पर जो नागवारियत छाती थी उससे नवाल को तकलीफ होती थी, जिस वजह से वो उनकी मौजूदगी में खुद को कमरे तक ही महदूद रखती। आयला, तुम यहाँ बैठी बातें कर रही हो, अभी तक तैयार नहीं हुई? हम अब भी जा रहे हैं। अब भी से क्या मतलब? मैंने कहा था ना कि हमें आज ही जाना है। वो नॉर्मल लहजे में कंधे से कोट उतारते अपने हाथ पर डालते बोला, जबकि नवाल खामोशी से दोनों को सुन रही थी। बीच में बोलने की गलती उसने हरगिज नहीं की थी। मुझे लगा जुज़लान भाई की 1 हफ्ते में शादी है तो हम बाद में जाएंगे। वो धीरे से बोली तो राइद के माथे पर बल पड़े। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं तैयारी मुकम्मल करने के लिए। राइद सख्ती से कहता लंबे लंबे डग भरता ऊपर बढ़ गया तो आयला ने बेचारगी से नवाल को देखा। जाएं भाभी, इससे पहले कि भाई और गुस्सा हो। उसे मुंह बनाए वहीं खड़े देखकर नवाल ने कहा तो वो सर झटकती ऊपर की जानिब बढ़ गए। उसने कमरे में कदम रखा तो राइद कहीं मौजूद नहीं था। उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई तो वो समझ गई कि वो नहा रहा है, मतलब उसे 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त मिल जाएगा पैकिंग करने का। जल्दी जल्दी हाथ चलाकर उसने अलमारी से बैग्स निकाले, राइद के कपड़े पैक किए, मगर इससे पहले ही वो अपने कपड़े पैक करती वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। वाइट शलवार कमीज पहने, आदतन आस्तीनों को कोहनियों तक फोल्ड किए राइद बाहर निकला। उस उसीले पठान की गोरी रंगत सफ़ेद सूट में जचती उसकी सहर अंगेज पर्सनैलिटी आयला को अपने काबू में कर रही थी।
اگر مجھے نظر لگا دی ہو تو جلدی سے ہاتھ چلاؤ، تمہاری وجہ سے پہلے لیٹ ہو گئے ہیں۔ بغیر اس کی جانب دیکھے وہ طنزیہ بولا تو آئلہ ایک دم گڑبڑا کر جلدی جلدی اپنے کپڑے بیگ میں ڈالنے لگی۔ مجھے تم بہت فرما بردار بیوی لگی تھی، مگر آج تم نے میری یہ غلط فہمی بھی دور کر دی۔ اس کا اشارہ صبح والی اپنی بات کی طرف تھا۔ وہ اسے صبح پیکنگ کا کہہ کر بھی گیا تھا، مگر اس نے خود سے ہی مطلب اخذ کر کے جانے کی کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ ہمیں لگا آپ اپنے بھائی کی شادی کی وجہ سے نہیں جائیں گے، اس لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ خود کے نافرمان کہے جانے پر وہ فوراً بولی، ایک بار ترکی تو چلو، پھر اچھے سے تمہارے سارے لگی نکالتا ہوں۔ وہ خود پر پرفیوم چھڑکتے اس کے سامنے آ کر رکا تو اس کے اسٹرانگ پرفیوم کی خوشبو سے اپنے حواسوں کو معطل کرتے محسوس ہوئی۔ ہم آپ سے نہیں ڈرتے، اس لیے ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کریں، وہ لڑکھڑاتی زبان میں کہتی فوراً اس سے 2 قدم دور ہوئی۔ اگر ڈرتی نہیں ہو تو بھاگ کیوں رہی ہو دور؟ وہ اس کے پیچھے ہونے پر اپنے اور اس کے بیچ کا فاصلہ ایک ہی قدم میں اٹھاتا ختم کر گیا تو آئلہ سانسیں روک گئی۔ آپ بولو، میں سن رہا ہوں۔ اس کی آواز نہ نکلتے دیکھ وہ مزے سے بولا تھا۔ اس کے چہرے پر شرم و حیا کے گلال بکھرے دیکھ وہ محظوظ ہوا۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے، وہ گھبرا کر بمشکل نظریں چراتی بولی اس سے۔ کوئی بات نہیں، ہم آرام سے بھی جا سکتے ہیں، میری دوسری فلائٹ بک کروا لوں گا میں، وہ زیر لب مسکراتا بمشکل خود کو سیریس رکھتے بولا تو آئلہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ معصوم شکل بنائے اسے دیکھا۔ وہ دونوں اتنے قریب تھے کہ رائت کو اس کے دل کی دھڑکنیں بآسانی سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی سرمئی سحر زدہ آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے وہ اس کے لبوں پر جھکا۔ لگتا ہے مجھے کل کی فلائٹ بک کروا لینی چاہیے، رائت شوقی سے بولا تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے آئلہ جلدی سے خود سے دور کر گئی اسے۔ میں بس 2 منٹ میں تیار ہو کر آئی، وہ ہڑبڑی میں کہتی بیگ پیک کرتے کپڑوں میں سے ایک سوٹ لیتی جلدی سے واش روم میں گھسی تو رائت بھی سر جھٹکتے مسکراتے ہوئے بچی ہوئی پیکنگ کرنے لگا۔ ٹائم کم تھا اور اس لیے وہ مختصر چیزیں ہی رکھنے لگا۔ رائت کہاں جا رہے ہو؟ تراب خان ڈیرے سے واپس آئے تو رائت کو گاڑی میں بیگز رکھواتے دیکھ پوچھ بیٹھے، ہنی مون پر۔ اس نے مصروف انداز میں یک لفظی جواب دیتے ہال کے داخلی دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ آئلہ کا انتظار کر رہا تھا جو نوال اور نور بیگم سے ملنے رک گئی تھی۔ وہ اسے کبھی ان کے پاس رکنے نہ دیتا، مگر نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی جو اس نے کچھ نہیں کہا۔ کتنے دنوں کے لیے؟ انہوں نے تذبذب سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا تو تراب خان اسے دیکھ کر رہ گئے۔ میں نے تمہیں صبح بتایا تھا نا کہ جزلان کی شادی ہے اسی ہفتے، پھر بھی تم جا رہے ہو، تراب خان نے ضبط کرتے کہا۔ وہ جانتے تھے فائدہ کچھ نہیں، رائت کون سا ان کی بات کو مان لے گا یا سن لے گا، مگر پھر بھی کوشش ضرور کر رہے تھے۔ اگر وہ چلا جاتا اور شادی میں شرکت نہ کرتا تو پھر میڈیا والے بہت باتیں بناتے اور اس بات کو بہت اچھالتے کہ جزلان خان کے بھائی اور بھابھی اس کی شادی میں شریک نہیں ہوئے، اور اوپر سے لوگوں کی باتیں الگ۔ کیا جواب دیتے وہ لوگوں کو؟ شادی آپ کے بیٹے کی ہے جسے میرا کوئی تعلق نہیں، وہ سنجیدگی سے گاڑی کی ڈکی بند کرتے ہوئے بولا۔ مت بھولو رائت، وہ تمہارا بھی بھائی ہے، تو راب خان نے اسے یاد دلانا چاہا جس پر رائت طنزیہ ہنسا تھا۔ میں اس سے کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتا اور آپ اسے میرا بھائی بنا رہے ہیں۔ ویسے رشتہ تو میں آپ سے بھی کوئی نہیں رکھنا چاہتا، مگر بدقسمتی سے آپ میرے باپ ہیں اور اس حقیقت کو میں بدل نہیں سکتا، وہ بہت ہی تلخ لہجے میں بولا جس پر تراب خان کچھ دیر کے لیے شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ اتنی دیر لگا دی تم نے؟ خیر چلو بیٹھو، دیر ہو رہی ہے۔ آئلہ کو وہاں آتے دیکھ وہ تراب خان کو اگنور کرتا گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا تو آئلہ بھی تراب خان کو اللہ حافظ کہتی رائت کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ چلو، رائت نے ڈرائیور سے کہا تو وہ جی صاحب کہتا گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ تراب خان بھی اداسی سے گہری سانس بھرتے اندر کی جانب اب بڑھ گئے تھے۔